अच्छा गुरुदेव, पिछली बार आपसे बात हुई तो आपने कहा कि हमारे यहाँ पर भी ना सिर्फ विचार रहा है राज्य से संपृक्त होने का, उसको धरातल पर भी अपने अपनी तरह से ऋषियों ने जिया है। तो न राज्यो न राज्यम, वो क्या वाकया है, उसके बारे में कुछ हम सबको प्लीज़ बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये महर्षि वशिष्ठ ने, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बोलना चाहिए, उन्होंने प्रयोग किए थे कि अपने तपोवन में 10-10 हज़ार विद्यार्थियों से शुरू करके और फिर पूरे समाज में वो विचार लेकर गए। तो उनका वो जो प्रयोग था, मात्र प्रयोग नहीं बल्कि धरातल पर बहुत बड़े क्षेत्र पर, उन दिनों का जो ब्रह्मावर्त रहा होगा उसके ऊपर वो फलीभूत हुआ है। न राज्यम न राजा आसीत न दंडम न च दांडिको हो, न राज्य की आवश्यकता है, न दंड देने वाला कोई हो, न क्योंकि अपराधी कोई नहीं होगा, न राज्यम न राजासीत न दंडम न च दांडिको स्वयमेव प्रजा तावत रक्षन्ति स्म परस्परम। वाह, यानी कि जो आत्म, जो एक तरह से कहें शासन का, अनुशासन, पूरी तरह से आत्म शासन का अधिकार, जी, और वो स्थिति के जहाँ पर राज्य लुप्त हो जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं रहती। बिल्कुल, तो उस तरह का एक वो प्रयोग रहा है। हाँ। अच्छा, तो क्या जब ये प्रयोग रहा इस तरह का, तो उसके बरक्स एक दूसरा भी प्रयोग कोई चला होगा? ये जो समर था, संघर्ष था विश्वामित्र और वशिष्ठ का, जी, ऐसा पुराणों में कई बार उल्लेख आता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की लड़ाई हुई। विश्वामित्र ने उनके खानदान को नष्ट करने के लिए कितनी ही वारदातें करवाई, खुद की, उनके बेटे शक्ति को ऐसा मतलब प्रताड़ित किया, मार दिया, मरवा दिया। तो ये जो संघर्ष था असल में ये विचारधाराओं का संघर्ष था। ओके। विश्वामित्र उन दिनों, चूंकि उसकी बैकग्राउंड जो पृष्ठभूमि थी वो आते थे क्षत्रिय से और ये थे ब्राह्मण वर्ण के, तो उनका ये मानना था कि चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज हो, उसको सीधा चलाने के लिए दंडे की आवश्यकता है। इसलिए सैन्य बल सबसे बड़ा बल है। यानी कि हम ये भी मान सकते हैं कि दोनों ने अपने अपने वर्ण प्रदत्त दायित्वों और प्रवृत्तियों के हिसाब से उस स्थिति का एक समाधान निकालने की कोशिश की। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि वशिष्ठ जी जहाँ पर एक तरफ पहले सांसारिक मुक्ति, एक तरह से कहें ले शासन से विमुक्ति, और फिर अंत में वो बहुत बड़ी मुक्ति की तरफ उसको ले जाना चाहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उधर वो उसको खास तरह से आबद्ध करना चाहते होंगे ताकि एक खास तरह का शक्ति और खास तरह की एकाग्रता पूरे शासन तंत्र में आ जाए। बिल्कुल। तो फिर ये जो दोनों तरह की विचारधाराएं चलती हैं, तो फिर वो कहीं टकराती भी होंगी, फिर वो आखिर में कहीं ना कहीं समन्वय भी होता होगा। तो पहले जो टकराहट हुई तो उसके बारे में कुछ और बताएं, और आखिर में जब वो समन्वय पाती हैं तो फिर वो किस तरह से होता है? ये वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की जो लड़ाई में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये लड़ाई वही संकेत था, ये टकराहट थी। और लास्ट में चूँकि जो ब्रह्म ऋषि है हमारे भारत में, वैदिकी जो विचारधारा है उसमें ये एक सबसे बड़ा पद है ब्रह्म ऋषि का। और विश्वामित्र भी ऋषि तो थे, उन्होंने प्रति सृष्टि निर्माण कर दी थी। वाह, इतने बड़े ऋषि थे, परंतु फिर भी इतना होने के बावजूद वो ब्रह्म ऋषि पद पर आ नहीं सके। इसलिए समाज में जो प्रतिष्ठा वशिष्ठ जी की थी वो विश्वामित्र की उन दिनों नहीं रही। तो इनको बड़ा लगता था और वो फिर विजिट करने के लिए आते हैं इनके उस राज्य में। राज्य तो नहीं था वो, कम्यून कह लें। कम्यून, हाँ यस, आपने सही कहा। तो उसमें जब वो देखा ये सारे का सारा इतनी ज़बरदस्त, जिसकी भी इच्छा करे वो बिना संघर्ष के और उत्पन्न हो जाए वो चीज़। उन्होंने कहा मुझे इतनी सैनिकों के लिए भोजन चाहिए, तो कुछ ही पलों में वो तैयार। तो उसका पुराणों में कामधेनु नाम से एक संकल्पना की है, परंतु उसको खोल कर यदि देखें, क्योंकि हर एक शब्द, हर एक वाक्य का उसके पीछे जो वेदांग है
जो निरुक्त है, जो उसका व्याकरण है, उनको यदि हम खोल कर तोड़ कर देखेंगे तो तब वो कथा में से उसकी फिलॉसफी नज़र आएगी। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने संकेत किया कि कामधेनु का अर्थ मात्र कोई गाय ना होके एक पूरा तंत्र है जी, जी, जिससे जी। सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस प्राप्ति की साधना में वो जब व्यक्ति को इच्छा हो रही है और तब वो कुआं खोद रहा है, वो दिखाई नहीं देता, बल्कि पहले से सब नियोजित है, उनको संकेत करने की ज़रूरत है और वो चीज़ हाजिर। और यही बात खटक गई विश्वामित्र को। तब उन्होंने कहा कि ये तो नहीं, मतलब सहन नहीं हुई बात, और वो ईर्ष्या से भर गए। इसीलिए तो ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए वो। और फिर उन्होंने बाद में संघर्ष करके उस स्थिति को लाना चाहा। तो फिर एक बार कहते हैं वशिष्ठ ने उसके तप को, उसकी विश्वामित्र की नम्रता को, इन सब गुणों को देखकर फिर उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि स्वयं अच्छा, उन्होंने दी थी। यानी वरना तो वो बोल रहे थे जी जी धिक बलम, जो बल है, वो जो सैन्य का बल है, वो सबसे ऊंचा है। और फिर लास्ट में वही बोलते हैं विश्वामित्र कि नहीं, वो तो धिक्कार है उस बल को। अच्छा, सबसे बड़ा ब्रह्म बल है। इन्होंने माना, यानी कि वो उसमें अंतर्भूत हो गए और वो उसकी तरफ आ गए। हाँ, यानी कि हमारे यहाँ शायद ऐसा भी हम कह सकते हैं क्या कि जैसा हम मानते रहे हैं, आजकल एक बहुत स्थापित विचार है और वो ये कहता है कि एक विचार उठेगा, एक पक्ष उठेगा, एक वर्ग उठेगा और वो दूसरे पक्ष से भिड़ेगा और उसको नेस्तो नाबूद कर देगा। सह अस्तित्व उस तरह से नहीं आ पाता, यानी कि एक खास वर्ग के वर्चस्व की बात है। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि टकराहटों के बावजूद एक साझा पथ कहीं ना कहीं खुलता है। यही खुला। फिर लास्ट में इन्होंने वशिष्ठ जी ने अपना पूरा राज्य क्षत्रियों को दिया। वशिष्ठ भी नीचे उतरे। अच्छा, क्योंकि जो खुद का अनुशासन है वो अल्टीमेट तो गुणों के ऊपर होगा ना। जब धीरे धीरे मनुष्य की प्रकृति की तरफ जाएगी, उसको छोड़ देगी, जो चीज़ें सांस्कृतिक गुण उन्होंने धारण किए थे, यदि उनकी तरफ सजगता से नहीं चले तो वो ढीले हो जाएंगे। फिर तो उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, किसी के इशारे की, किसी के बल की, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर। तो इन दोनों का जब समन्वय हुआ विश्वामित्र और वशिष्ठ का, फिर वो विराम हो गया। और अच्छा, एक ये भी हम कह सकते हैं क्या, मान लिया अब जैसे हम आज के सिस्टम में रहते हैं जी, और अब कहने को तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि भी हमारे यहाँ पर एक डेप्यूटी कमिश्नर है, एक हमारा मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। जी जी जी। तो कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो नियम बना रहे हैं, पर वास्तव में वो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व है उसमें। हाँ बिल्कुल। तो अब भी अगर हम एक तरह से देखें, बहुत आदर्श होकर अगर हम देखें, तो यही है कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा मेरा शासन चल रहा है। मेरा अपने लिए मैंने खुद से वो स्थितियाँ तय की हैं। तो हो सकता हो, और शायद इसी वजह से हमारे यहाँ पर जो सनातन संस्कृति के बहुत सारे ग्रंथ हैं, ऋचाएँ हैं, स्मृतियाँ हैं, उनमें ये विचार जाने के बावजूद कि आखिरकार राज्य को संभालना पड़ेगा, उसके बावजूद अपने आप के ऊपर स्व का अनुशासन, अपनी स्व की भूमिका, वो विचार कभी लुप्त हुआ नहीं। और इसीलिए शायद राज्य का प्रभाव बढ़ने के बावजूद जो व्यक्ति के स्तर पर जो उसका अपना राज्य रहा, उसकी सत्ता हमेशा कायम रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आपका फिर ये जो उन्होंने राज्य अपना दिया, फिर वहाँ से कोई वंश चलता है? हाँ, जो इक्ष्वाकु वंश है, यानी कि भगवान राम जी का। अच्छा जी, रघुवंश जिसको कहते हैं। तो राम मतलब वो जो परम सत्ता है, वो इसीलिए तो उस वंश में आई, ऐसा उल्लेख है कि कई पीढ़ियों तक उस तरीके से जैसा वशिष्ठ ने सोचा था, वो संकल्पना में उन्होंने उस तरीके से राज्य करने की कोशिश की और अपने को आहूत किया। जैसे दिलीप है, रघु है, भगीरथ है, इनका तो पूरा जीवन मतलब उन गुणों को धारण करने में और प्रजा को उस तरीके से परिवार की भावना। अच्छा, एक चीज़ और इस बात से ध्यान आती है कि हमारे यहाँ पर शायद
जो बहुत बड़े राजा की या महान राजा की प्रतापी होने की जो लक्षण है, वो उसका युद्ध में औरों को कत्ल करके उतारना नहीं, उसके अपने वैयक्तिक निष्ठा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो शिवी की बात है, दिलीप कितने ओहो पढ़ते हैं तो बस कितना मतलब कि एक कमाल पक्षी है। के लिए जो राजा अपने आप को आहूत करने की तैयारी रखे कि ये भी ले ले, ये भी ले ले। मतलब मानव जो प्रजा है मेरी, वो तो है ही, मानवेतर जो सृष्टि है वो भी, उसके साथ का भी संबंध, उसको भी दुख ना हो, उसको भी न्याय मिले, यहाँ तक जिसकी सोच है। अच्छा, यानी कि अच्छा, एक हमारे यहाँ पर एक बहुत लोग बहुत चलताऊ ढंग से कह देते हैं कि जहाँ पर भी वेद का जिक्र आता है, हमारे यहाँ पर ऐसे अब जाने अनजाने वो कैसे वर्ग खरा होता चला गया है, वो जैसे ही वेद का जिक्र आता है वो एक खास रूढ़ी और ख़ास बंधी बंधाई परंपराओं का वो कुआं उसको मानते हैं। पर अगर इस तरह की चीज़ देखें, और ये तो एक पक्ष का आपने जिक्र किया, ऐसे बहुत सारे सूत्र होंगे जिनको अगर खोलें तो एक अलग तरह की संकल्पना जाग सकती है, उठ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो वेद का तो एक एक सूत्र मतलब गहरा सागर की तरह है। और जिस बात को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो कम्यून वशिष्ठ ने खड़ा किया, यही कल्पना आगे जाकर मार्क्स के यहाँ दिखाई। पर मार्क्स के उसके अंदर भी शायद ये है कि अगर उन दोनों को कहीं ना कहीं बरक्स रखने की कोशिश करें तो हमारे यहाँ पर व्यवस्था कोई भी हो, पर जो अध्यात्म है, जो व्यक्ति का व्यक्तिनिष्ठ होने के नाते उसकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसको कभी किसी दर्शन में गायब नहीं किया गया। बिल्कुल। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यवस्थागत ढांचा तो है, पर जो उसमें एक व्यक्ति की जो अध्यात्म की, उसकी मनहा की जो अवस्थिति है, वो फिर बहुत बुरी तरह से रौंद दी जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यही मतलब ये तो बहुत बड़ा दोष है इस विचारधारा का, और यही कारण है कि इसकी प्रतिक्रिया में सार्त्रे जैसे लोग, हाइडेगर जैसे लोग, दूसरे लोग, ये जो अब आजकल जो साहित्य में हम देख रहे हैं, कामू और काफका, ये सब ये उठे, वो उसकी प्रतिक्रिया थी। अच्छा। अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को भी वो साधना चाहते हैं, मतलब इसलिए तो फिर वो मतलब यानी कि वो जो ढांचा है वो इतना सख्त हो चला था कि फिर जब वो अस्तित्ववाद की तरफ वो बात आई तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, व्यक्ति मात्र ही सब कुछ है। हाँ, वही कसौटी है। बस 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 बस। अच्छा, वो फिर उसको करते करते उसकी टोच पे पहुंच गए। हमारे यहाँ समन्वय दिखाई देता है, व्यक्ति का भी और समाज का भी। हाँ। अच्छा, दूसरा एक ये भी है कि जो कई बार ये कहा जाता है कि शायद जो मार्क्स ने भी जो संकल्पना की होगी, जो ये डिक्टेटरशिप है उसको उन्होंने एक इंटरमीडिएट स्टेज मानना है, कि मतलब वो बीच की स्थिति है, उसका अंतिम लक्ष्य तो इस तानाशाही के पार होना था। बिल्कुल। पर हम आज देखते हैं, बहुत दफ़े बहुत प्रचंड रूप में देखते हैं कि वो तानाशाही पर आकर वो सारी व्यवस्था वहाँ पर रुक जाती है और रुकेगी। अच्छा। क्योंकि जो प्रोसेस का मार्ग है और जो तरीका है वो नहीं ठीक है, वो मनुष्य के और प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उन्होंने जो सपना देखा, उस सपने को कैप्चर करने की तो कोशिश कर ली, परंतु हमारे यहाँ तो जिस पथ से, जिस सीढ़ियों से हम भगवान तक जाते हैं ना, उन सीढ़ियों को भी रख रखाव, उनको भी नमस्कार करके, उनको भी रख रखाव करके, उनके प्रति श्रद्धा रखकर फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा मान लिया जाता है कि अगर उस तरह के आदर्श राज्य की स्थापना में अगर 10 करोड़ लोग कुर्बान होते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ तक मान लिया जाता है। वहाँ हुआ। तो खैर, ये चर्चा अब यही समेटते हैं। इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, पर हाँ, खैर इस चर्चा के बाद हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरे श्लोक को मैं मूल रूप में देखूं और उसका बार बार पाठ करें। और ऐसा ही है कई बार के इस तरह की सूक्तियाँ हम खैर आजकल जो उदाहरण देते हैं अंग्रेज़ी साहित्य से या पुराने ग्रीक साहित्य से देते हैं, और हमारे यहाँ संस्कृत के उदाहरणों को देना एक आपके पिछड़ेपन की निशानी माना जाता है। तो खैर, पिछड़ापन तो वो है कि आप ख़ास तरह से पिछलों को किसी बात के बन जाए, आप सबको समान रूप से अंगीकार करें
तो खैर इस बातचीत को फिलहाल यहीं विराम देते हैं और कुछ और बातें इससे जुड़ी हुई आप उसमें बैठ के करते हैं। श्योर श्योर। प्रणाम।